जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देहरादून स्टडी पॉइंट में। मैं हूं मोहित सिंह रावत। दोस्तों, आप सभी के लिए हम यहां पे ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लाए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 में आया था। उम्मीद है दोस्तों यहां से जो आपका आगामी पेपर है 4-5 तारीख को ग्राम विकास अधिकारी का, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। अक्सर दोस्तों आयोग क्या करता है कि प्रश्नों को रिपीट करता है, तो शुरुआत करेंगे ज्यादा देर न करते हुए। जैसे दोस्तों ये पहला ही प्रश्न है और यही प्रश्न अभी हाल ही में जो 2021 में जो एग्जाम हुई थी वही पूछा गया था। सेम टू सेम यही प्रश्न था। तो प्रश्न था जैसे कि एक पद या ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, क्या कहलाता है? तो साथियों, जहां पे भी संबंध की बात की जाएगी तो निश्चित हुए संबंधवाचक होगा, यानी संबंध बोधक होगा। तो एक का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, गरल सुधा रिपु करही मिताई का मतलब होता है जब कोई दो विपरीत स्वभाव वाले व्यक्तियों का मिलन होता है, यानी अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों का मिलन ही क्या कहलाता है? गरल सुधा रिपु करही मिताई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है सरल, विस्मयादि बोधक, संयुक्त वाक्य। आप सभी जानते हैं दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जिसमें से विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादि बोधक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये 8 प्रकार हो गए। बाकी जो अन्य 3 है जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये रचना के आधार पर होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हो गए, कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। लेकिन अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कदर्म का पर्यायवाची शब्द है कीच, कोट, कंदर्प और कंगाल। तो कदर्म दोस्तों कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कीट को, कीच को। और कीच का मतलब दोस्तों क्या होता है? कीच का मतलब होता है कीचड़, यानी गंदगी। इसके और भी पर्यायवाची शब्द जैसे पंख हो गया, कदर्प हो गया, जैसे यहां पर ऑप्शन में था, चहला हो गया। ये कदर्म यानी कीच यानी कीचड़ के पर्यायवाची शब्द है। बाकी दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी इंपॉर्टेंट है। और कंदर्प बोला जाता है जो कामदेव है, यानी रतिपति हो गया, मनमथ हो गया, कामदेव हो गया, आत्मभू हो गया। ये कदर्म के पर्यायवाची, कंदर्प के पर्यायवाची शब्द है। तो कदर्म का पर्यायवाची शब्द कीच हो गया, कीच यानी कीचड़। और कंदर्प बोला जाए तो वह किसका पर्यायवाची है? वह है कामदेव का। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर विचार विमर्श करते हुए संक्षिप्त विवरण। तो इस विवरण को दोस्तों कार्यवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां संपन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो उस समय के उनके जो प्रधानमंत्री थे शिव सागर राम गुलाल, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और पहले की बात की जाए दोस्तों, आप सभी जानते हैं पहला कब हुआ था? 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के तत्वाधान से यह हुआ था। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसके मुख्य अतिथि थे, यानी मुख्य अतिथि यही थे जो सेकंड के अध्यक्ष थे, यानी शिव सागर राम गुलाल। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संखेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, यानी यण संधि। तो संखेश्वर में यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अवनी शब्द का विलोम क्या होता है? अवनी का मतलब क्या होता है? अवनी का मतलब होता है पृथ्वी। और पृथ्वी का यानी अपोजिट क्या होगा? वो होगा आकाश, यानी अंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हम लोग जो भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक था, इसके पटकथा के लेखन का काम किया था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी मनोहर श्याम जोशी जी ने किया था। और मनोहर श्याम जोशी जी के जन्म की बात करें दोस्तों, 9 अगस्त 1933 का इनका जन्म हुआ था। 30 मार्च 2006 को उनका निधन हुआ था। 2005 में, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, 2005 में जो सॉरी, क्याप जो रचना थी, यानी क्याप रचना थी इनकी, तो क्याप रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बाकी दोस्तों आगे बात करें, एक बहुत फेमस रचना है उनकी, वह है सिल्वर वेडिंग। ये जो एनसीईआरटी की किताब है 11-12 में, वहां पे भी है। और वहां पूछा जाएगा कि सिल्वर वेडिंग के जो मुख्य पात्र था वो कौन था? तो यशोधर बाबू था। इसके अलावा एक पात्र आपको और भी ध्यान रखना, उनका नाम था किशनंदा, जिससे जो यशोधर बाबू थे काफी प्रभावित थे। इसके अलावा दोस्तों मनोहर जोशी जी की बात करें, कसप हो गया, मंदिर घाट की पोड़िया हो गया, हमजाद हो गया, उस देश के यारो क्या कहना, ये सारे उपन्यास भी थे। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप एक और ध्यान रखोगे कि जो हम लोग हैं ये 1984 में प्रकाशित हुआ था, यानी जो धारावाहिक शुरू हुआ था ये जुलाई 1900 कब हुआ था? 1984 में हुआ था। तो 1984 में यह धारावाहिक शुरू हुआ था। इसके अलावा एक बुनियाद सीरियल भी था, मनोहर श्याम जोशी जी ही इसके लेखक थे, और यह 1986 में शुरू हुआ था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। दोस्तों उत्सर्ग का मतलब क्या होगा? उत्सर्ग का मतलब होता है बलिदान से। तो बलिदान यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, यानी दान, इसका राइट होगा। तो उत्सर्ग का अर्थ होता है दान, यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो आप सभी जानते हैं अष्टछाप यानी 8 कवियों का संगम है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 8 कवि, और सूरदास इसके प्रमुख कवि थे, आप सभी जानते हैं। वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो बिल्कुल दोस्तों यह सारनामी विशेषण है, निश्चयवाचक सारनामी विशेषण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अगर पूछा जाए रचनाकार यानी आप सभी जानते हैं तो ऑप्शन नंबर डी यानी राहुल सांकृत्यायन इसका राइट आंसर है। और राहुल सांकृत्यायन के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं 1893 में उनका जन्म हुआ था, पदहा गांव आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनकी कुछ कहानियां हैं, जैसे सतमी के बच्चे हो गए, बोलगा से गंगा हो गया, बहुरंगी मधुपुत्री हो गया, है ना, कनेला की कथा हो गया, ये इनकी प्रमुख कहानी थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम पूछा जाएगा तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा थी, तो यहां से यह भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? पहली का समाधान, मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना और जल की मात्रा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी जल की मात्रा, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं दिया गया, यह इसका राइट आंसर है। और सुमित्रा नंदन जी जैसे हमारे सिलेबस में आप सभी जानते हैं कब दिया गया था, 1968 में दिया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, औलाद किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों औलाद की बात करें यानी ऑप्शन नंबर ए यानी अरबी भाषा का शब्द है। तो औलाद अरबी भाषा का शब्द है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, अब चला जाए। तो अब चला जाए दोस्तों आप सबको पता चल रहा है कि अब चला जाए यानी इसमें भाव व्यक्त हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा यानी भाववाच्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उसी ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है क्या कहलाता है? बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूज पेग। तो न्यूज पेग कहा जाता है जब किसी ताजी घटना या कोई भी ऐसी घटना जो बहुत महत्वपूर्ण है, काफी चर्चा में हो, उस पर विचार मतलब उस पर घटना को लेख लिखना, तो वो न्यूज पेग हो गया। इसके बाद दोस्तों पीत पत्रकारिता, पीत यानी सबसे घटिया प्रकार की पत्रकारिता। घटिया प्रकार की पत्रकारिता का मतलब क्या होगा दोस्तों? अगर हम घटिया पत्रकारिता की बात करें दोस्तों, यानी ऐसी पत्रकारिता जब कोई सनसनीखेज फैलाते हैं, बेमतलब की बातें फैलाते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि कई बार ऐसा ऐसा होता है दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि पाठकों को लुभाने के लिए जो न्यूज चैनल होते हैं कुछ ऐसी ऐसी झूठी खबरें फैला देते हैं जिससे जो ग्राहक है, जो उनके देखने वाले हैं, आकर्षित हो। तो इस प्रकार की घटिया जो पत्रकारिता है उसे पीत पत्रिका कहते हैं। पेज थ्री पत्रकारिता उसे कहते हैं जब किसी सेलिब्रिटी हो गया, किसी बड़ी बड़ी हस्ती हो गया, उनके लेख लिखवाना, उनसे संबंधित बातें छापना, है ना। देखा होगा कि अखबार में कुछ 2-3 पेज अलग से आते थे जहां पे ग्लैमरस टाइप के होते थे, हीरोइन हीरो के फोटो डाले जाते थे और उनकी बातें लिखी जाती थी उनसे संबंधित, तो वह आता है पेज 3 पत्रकारिता में। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार होगा। तो मधुर मधुर दोस्तों आप सभी को पता चल रहा है कि ये 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? पुनरुक्ति प्रकाश होगा, यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी शब्दकोश में ता किस वर्ण के बाद आता है? अब दोस्तों यहाँ पे 2 कंफ्यूज आ गए, एक है ता ऑप्शन नंबर ए और एक है ऑप्शन नंबर डी छा। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कई किताबों में आपको टा के बाद में मिलेगा, लेकिन जो 2018 में जो आयोग ने इसका राइट आंसर माना था वो छा माना था। और मैंने बहुत जगह मतलब जो नेट में सर्च करने के बाद भी तो काफी जगह मुझे जो राइट आंसर मिला वो छा ही मिला। तो अगर आपको इसका जो सटीक आंसर मालूम है तो प्लीज बताएं कमेंट बॉक्स में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्राम पंचायत सदस्य की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायतों की योग्यता दोस्तों जैसे 243 ई हो गया, 243 एफ हो गया, 243 जी हो गया, 243 एच हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। आपको ध्यान रखना है, ग्राम पंचायत के सदस्य की जो योग्यता है वो 243 एफ में दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों एफ में क्या बताया गया है आप सभी जानते होंगे, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, 21 साल का होना चाहिए, है ना। तो ये योग्यता वगैरह है। अब जैसे दोस्तों बात करें कि ई में क्या है, तो ई पे आप ध्यान रख सकते हैं, ई में कार्यकाल है। अगर जी की बात करें तो जी में 29 विषय दिए गए हैं। अभी हाल ही में जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था, यहां से एक प्रश्न उठा था 11वीं सूची में कौन कौन से विषय शामिल है, वही विषय अनुच्छेद 243 जी में भी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर अब 22 पे चलते हैं। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो अश्व अक्षांश यानी कहा जाता है जो उच्च दाब पेटी होती है, और उच्च दाब वाली कौन सी पेटी? तो ध्रुवीय तो बिल्कुल नहीं होगी, तो यानी उपोष्ण उच्च दाब पेटी। दोस्तों अगर बात करें जैसे हमारी ये पृथ्वी होती है और ये होती है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से लगभग 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, और यानी 35 डिग्री, 30 से 35 और 30 से 35, यानी 30-35 इधर हो गया और 30-35 इधर हो गया। तो यह वाली पेटी जो है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उपोष्ण उच्च दाब पेटी, और इसे ही अश्व अक्षांश कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यानी कोसी नदी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी वस्तु को, दोस्तों ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है यानी हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी दोस्तों यहां पे अगर इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 93.75। और वह कैसे होगा? तो यहां पे लिखा जैसे कि किसी वस्तु को 75 रुपए में विक्रय करने पर उस आदमी को 4% की हानि होती है, यानी जो उसने विक्रय किया 4% की हानि होती है, 100% था तो 100% में 4% हानि हुई यानी कितना हो गया? 96% हो गया। तो 96% बराबर कितने रुपए में बेचा उसने? 75 के बराबर, यानी 96% बराबर कितना रुपए है? 75 रुपए है। तो 1% निकालने की बात करें तो कैसे निकालेंगे? 75 डिवाइडेड बाई 96, ये तो दोस्तों 1% निकल गया। अब हमें क्या निकालना है कि जब हमें 1% निकल गया तो हम यहां से 100% भी निकाल सकते हैं। तो 100% निकालने के लिए आपको करना क्या है कि इससे मल्टीप्लाई करनी है। अब इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे दोस्तों मैं यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं, कैलकुलेटर का यूज लेता हूं, आप आराम से कर लेना कि जैसे अगर यहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे करते हैं यानी 75 मल्टीप्लाई 100, तो 75 मल्टीप्लाई यानी 7500 आ गया, डिवाइडेड बाई 96 की बात करेंगे तो यानी ये जो आया ये आया 78.125 यानी 78.125। तो यानी 100% बराबर कितना हो गया? 78.125 रुपए। तो 100% जब यानी उस जो वस्तु थी उसका जो 100% मूल्य था वह था 78 रुपए 125 में से। अब प्रश्न पूछा है कि 120% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ कब कमाया जाएगा? जब 78.1 यानी 78.125 120% कर दो, यानी 120 से मल्टीप्लाई कर दो और यानी 100 से डिवाइड कर दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यही आएगा 93.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी रुड़की में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी मरुस्थलों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए यानी 12। कैसे हो गया दोस्तों? सबसे पहले यहां पे देखिए 1 2 3 और 4, 4 तो यानी ये हो गए, और टोटल यानी ये वाला कौन सा होगा? ये हो गया 5, तो 5 तो आपको अंदर मिल गए। अब इसके अलावा दोस्तों एक यानी ये पूरा बाहर वाला एक, ये 6 7 8 9, तो 9 तो यानी यहां पे ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा भी एक है 9 यानी ये हो गया, 10 यानी ये हो गया, 11 यानी ये हो गया, और ये पूरा ये वाला ये भी एक हो गया यानी 12। तो टोटल कितने हैं? यहाँ पे 12 वर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय घास यानी वह घास का मैदान जो भूमध्य रेखा के नजदीक हो, और भूमध्य रेखा यानी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सवाना होगा। सवाना कहां पर है? सवाना बोले तो दक्षिण अफ्रीका में है, तो दक्षिण अफ्रीका यानी सहारा जो मरुस्थल है उसके आसपास में है, तो सवाना यानी ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं पातीराम है। अब दोस्तों प्रश्न यह बनेगा कि गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक कब लिखी गई है? अभी हाल ही में एक डिटेल प्रश्न बना था ना कि वाल्टर ने जो ब्रिटिश गढ़वाल लिखी थी वो कब लिखी थी? 1910 इसका राइट आंसर था, कंफ्यूजिंग था ये। तो आपको यह भी ध्यान रखना 1917 में पातीराम जी द्वारा गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे, आप सभी जानते हैं 11वीं अनुसूची है, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से 29 विषय दिए गए हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? तो ग्राम पंचायत की बात करें तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी संबंध हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी का ही एक लक्ष्य था ग्राम पंचायत बनाने का। तो ऑप्शन नंबर डी यानी महात्मा गांधी ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सीधे चल रहे हैं और फिर बाईं ओर मुड़ गए, यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपके दाईं ओर हो तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वहां पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहां पे मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं कि आप सीधे चल रहे हो और फिर आप बाईं ओर मुड़ गए, तो आप सीधे चल रहे थे और आप बाईं ओर मुड़ गए, तो इस समय अस्त होता सूर्य आपके दाईं ओर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहां पे देखिए, अब दोस्तों यहां पे ऐसा होगा जैसे कि यहां पे कोई एक व्यक्ति है, वो यहां से मान के चलो ऐसा चला, आप हाथ से हर तरीके से भी लगा सकते हो, यानी ये यहां पे चल रहा है और प्रश्न क्या बोल रहा है कि आप सीधे चल रहे हो और फिर आप बाईं ओर मुड़ गए, तो आप बाईं ओर यानी यहां पे मुड़ गए, तो इस समय अस्त होता सूर्य आपके दाईं ओर है, तो यानी सूर्य कहां पे होगा? यानी यहां पे होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पे एक चीज क्लियर कराना चाहूंगा, आप सभी जानते हैं कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, यानी जब सूर्य पश्चिम की ओर होगा तो यानी तभी तो इसके दाईं ओर आएगा, यानी तभी तो इसके दाईं ओर आएगा जब सूर्य पश्चिम की ओर होगा। तो यहां पे भी आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगानी है दोस्तों, यहां पे इस साइड चल रहा होगा और जब शाम के समय सूर्य उसके दाईं ओर होगा तो सूर्य उसके दाईं ओर भी हो गया,
यानी इस दिशा में जब उसका मुंह है तो सूर्य उसके दाईं ओर भी हो गया। तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे? तो आरंभ में आप कौन सी दिशा में चल रहे थे? यानी ये कौन सी दिशा होगी? ये होगी पश्चिम दिशा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 33 है, मोहन उप्रेती क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, यानी सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो निर्वाचन आयोग यानी के, ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो 243 के में क्या है? निर्वाचन आयुक्त की बात की गई है। 243 जे की बात करें दोस्तों, 243 जे में क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। 243 जे तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों एम की बात करें, तो एम में बताया गया है कि जो कुछ क्षेत्र हैं जहां पे कुछ मतलब उन्हें रियायतें हैं कि वहां पे पंचायती राज सिस्टम लागू ना हो, जैसे पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे पूर्व के राज्य हैं, जैसे कुछ हो गया मेघालय, मणिपुर, नागालैंड टाइप के, अरुणाचल प्रदेश के, वहां पे थोड़ा छूट दे रखी है, उन्हें आरक्षण दे रखा कि आप यहाँ आपके यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू हो, तो वह एम में हो गया। एल की बात करें, एल में क्या है? तो एल में संघ राज्यों के लिए है। एल में क्या है? संघ राज्यों के लिए। तो संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था ये एल में है। और के में तो ऑप्शन नंबर ए यानी कौन सा हो गया? राज्य निर्वाचन आयोग। जे दोस्तों मुझे अभी याद नहीं आ रहा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात ऑप्शन नंबर डी यानी नर्मदा नदी पे। तो धुआंधार जलप्रपात मोस्ट फेमस है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, नर्मदा नदी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है कि लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 13वां है, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कश्मीर वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 38 है, श्यामला ताल कहां स्थित है? तो आप सभी जानते हैं श्यामला ताल यानी चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39, भारतीय संविधान की जो संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई है तो कहां से ली गई है? तो भारत संविधान में जो संकटकालीन व्यवस्था है यानी वो ली गई है जर्मनी के वीमर संविधान से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1935 में इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। तो आप सभी जानते हैं 1935 में स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन किया गया था, अल्मोड़ा से किया गया था और हरिप्रसाद टमटार जी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 41, फीड को कोड 47 है, ट्री का कोड 91 है, तो मीट का कोड क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कैसे दोस्तों, यहां पे दिखाता मैं आपको। जैसे यहां पे इन्होंने फीड का कर रखा है, तो फीड का यानी फीड यानी आप सभी जानते हैं एफ, एफ का मतलब होता है 6, ई का मतलब होता है 5, ई का मतलब 5 यानी नंबर में दोस्तों है, प्लस डी की बात करें डी का मतलब होता है 4। तो यानी यहां पे उन्होंने क्या कर रखा है, यहां पे 1 से मल्टीप्लाई, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई और यहां पे 4 से मल्टीप्लाई। तो यहां पे देखिए 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 16। तो दोस्तों आप सभी को इनको ऐड करो, यानी 10 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 6 प्लस, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? वह आएगा 47। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 यानी 25 यानी ये हो गया, 25 से 10 कितना हो गया? 35 यानी हो गया, 35 से 6 कितना हो गया? 41 हो गया और 41 प्लस 6 यानी 47 हो गया। तो इसी हिसाब से आपको यह भी करना है मीट का। तो आप सभी जानते हैं मीट का नंबर कितना है, यानी एम का नंबर 13 होता है, 13 मल्टीप्लाई ए करो। ई की बात करें, ई यानी 5 होता है, तो 5 मल्टीप्लाई 2, फिर ई वाला यानी 5 मल्टीप्लाई 3 और टी का मतलब होता है 20, यानी टी का मतलब 20 मल्टीप्लाई 4। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आप कर लेना दोस्तों। तो जो भी मल्टीप्लाई आएगा जोड़ के आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 42 है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ द मार्शल कोर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कोर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा की बात करें, इसका जो लेखक है वह ऑप्शन नंबर डी यानी गंगादत्त उप्रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? यही क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम कहां पे दिया था, जो अभी सचिवालय रक्षक पेपर हुआ था। तो दोस्तों आयोग क्या करता है कि बार बार प्रश्न रिपीट करता है, कई बार प्रश्नों को थोड़ा अलग ढंग से पूछता है, लेकिन कई बार सेम टू सेम पूछ लेता है। और लोगों ने यानी जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने इस प्रश्न पर वो भी डाला होगा, क्या बोलते हैं, आपत्ति भी डाली होगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होती है वो किसके प्रति होगी? राष्ट्रपति के प्रति होगी या लोकसभा के प्रति होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, एक चीज ध्यान मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराना चाहूंगा, आप प्रश्न के हिसाब से कर लेना कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्री हैं, यानी अगर व्यक्तिगत रूप से बात की जाए तो वो राष्ट्रपति के लिए होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से बात की जाए तो वह लोकसभा के प्रति होती है। तो यानी यह भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरू में कराया गया था। गुजरू आप सभी जानते हैं, गुजरू पौड़ी गढ़वाल का फेमस स्थान भी है, गुजरू गढ़ भी है, यह भी आपको मालूम होगा। जुआरी क्या है? तो जुआरी दोस्तों एक नदी का नाम है और यह जो नदी है यह गोवा में स्थित है। तो कहां है? गोवा में है। और गोवा की जो सबसे बड़ी नदी है वह जुआरी ही है। तो इसके अलावा गोवा में मांडवी नदी भी बहुत फेमस है ना। क्वेश्चन नंबर 46 है, नुंगट देवी। तो नुंगट देवी यानी रंग समुदाय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है,
भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1952 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 6 अगस्त 1952 को भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। तो 47 भी ये हो गया। 48 की बात करें, भोटिया जनजाति के लोकगीत है, सभी हैं, तुवेरा भी है, बाजू भी है, तिमलू भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो आप सभी दोस्तों, अगर आपके इस एग्जाम में 80 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है काफी अच्छी लेवल की है। तो दोस्तों जुड़े रहिए लास्ट तक, देखते हैं कि आपके कंप्लीट नंबर कितने आते हैं, और लास्ट में अपने नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें, आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 है, सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो यानी 9 दिन पहले, यानी 9 दिन पहले गई थी, तो वो बृहस्पतिवार की बात करेंगे, तो बृहस्पतिवार से आप 9 दिन प्लस कर दो, यानी सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी, तो वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाते हैं, यानी बृहस्पतिवार इस दिन रहा होगा, 9 दिन पहले रहेगा, तो 9 दिन से प्लस 7 कर दो, यानी 7 हो गया, प्लस 2 हिसाब से कर दो। तो यानी आप सभी जानते हैं, अगर 7 की बात करेंगे, यानी बृहस्पतिवार कब था? बृहस्पतिवार था 9 दिन पहले था, तो 7 दिन के बाद 7 दिन में भी क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा, प्लस 2 कर दो, यानी बृहस्पति, शुक्र और शनि, यानी बृहस्पति में अगर 2 ऐड करोगे तो शनि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। सारे दोस्तों आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे करना, जिन्हें ना मालूम हो, तो दोस्तों एक बार मैं दोबारा यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता कि देखिए दोस्तों, कि सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, तो 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, और यहाँ पे यह भी लिखा है कि वह बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है, तो यानी 9 दिन पहले बृहस्पतिवार रहा होगा, है ना। तो बृहस्पतिवार 9 दिन पहले रहा होगा, तो 9 दिन बाद यानी कौन सा दिन होगा, हमें यह बताना है कि सप्ताह का, यानी फिल्म देखने गई तो वह बृहस्पतिवार को देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यानी आज यानी 9 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप सभी जानते हैं कि अगर सप्ताह में अगर हम 7 दिन जोड़ते हैं तो सेम वही तिथि आती है, अगर हम इसमें 7 जोड़ते हैं तो बृहस्पतिवार था, तो यहाँ पे भी फिर बृहस्पतिवार ही होगा, ठीक है। तो यहां तक तो बृहस्पतिवार आ गया 7 दिन तक, बाकी जो एक्स्ट्रा 2 दिन बचे हैं, जो एक्स्ट्रा 2 दिन बचे हैं, तो आप इस बृहस्पतिवार में 2 जोड़ दो, यानी शुक्रवार और शनिवार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का बारदोली बिल्कुल डायमंडी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा था? तो दोस्तों आयोग ने 26वां माना था, लेकिन मुझे कहीं कहीं पे 27वां भी दिखा, तो एक बार आप भी इसे कंफर्म कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है डाटा, क्योंकि कोई अगर तेलंगाना के बाद मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, तो इस हिसाब से 26वां 27वां। तो एक बार आपको अगर इसका कंफर्म डेट मालूम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में, विष्णुप्रयाग रुद्रप्रयाग में, मनेरी भाली उत्तरकाशी में, सप्तेश्वर पिथौरागढ़ में। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है दोस्तों, विष्णुप्रयाग चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त यानी चंद्र जो गुप्त वंश था उसका संस्थापक था। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गद्दी पे बैठा, और घटोत्कच के गद्दी बैठने के बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम थे यानी वो गद्दी पे बैठे, तो यह इनका कर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी की बात करें तो यह कब मिला था, यानी यह संबंधित है बास्केटबॉल से, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस प्रकार के जो प्रश्न है बार बार बनते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 1948 में न्यूनतम मजदूरी एक्ट पारित हुआ था, और इसी टाइम पे यानी 1948 में जो नया कारखाना अधिनियम था यह भी पारित हुआ था, यानी भारत जो नवीन भारत सरकार है, यानी जो स्वतंत्र भारत सरकार है उसके टाइम पे, तो 1948 में ही कारखाना अधिनियम, और कारखाना अधिनियम के अलावा जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है यह भी पारित हुआ था। इसके अलावा दोस्तों कभी पूछ लिया जाए कि 2006 में एमएमसी यानी एमएसएमई एक्ट भी पारित हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक और है मोस्ट इंपोर्टेंट, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है 2000 में आया था, बहुत चर्चा में था। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में जो चाइनीज जो एप्स थे उन पर बैन लगाया गया था, तो वह इसी एक्ट के माध्यम से लगाया गया था, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट। तो यानी यह भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश? तो बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी में यह बताया गया है कि गढ़ नरेश श्यामशाह की मुलाकात बहादुर उससे हुई थी, किससे हुई थी? जहांगीर से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 57 है, 39 छात्रों का भार का औसत 40 केजी है, यदि उनके अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत भार 800 ग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए। आप इसे आराम से सोल्व कर लेना, मैं आपको मेथड बता देता हूं कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पे बोल रखा है कि 39 छात्रों यानी एक होगा, यानी x1 प्लस x2, इस हिसाब से करना आराम से, x1 x2 प्लस यानी कितने होंगे टोटल, यानी ये होंगे 39 होंगे, यानी x39 होगा, यानी x39 होंगे। तो x39 का जो औसत वेट है वो कितना है? यह है लगभग है 40 केजी है।
तो यानी अगर हम इसका जो टोटल वेट होगा, यानी 40 औसत है ये, तो औसत है तो पूरा वेट कितना होगा, 40 इंटू 39 कर दो। अब जब आप 40 इंटू 39 करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, वह आएगा 1560 केजी। यानी टोटल जो वेट हो गया, यानी टोटल जो भार हो गया ये 39 छात्रों का, वो हो गया 1560। अब प्रश्न बोल रहा है कि अध्यापक के भार को भी हम अगर शामिल कर दें, तो अध्यापक के भार को अगर शामिल कर दें तो अध्यापक के भार को शामिल करने पर 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो यानी अभी पहले कितना था, 39 था, अगर हम अब एक और ऐड कर देते हैं, यानी आप 40 कर देते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यानी ये तो 1560 केजी था, अगर यानी औसत यानी 40 केजी था, तो 40 केजी में अगर हम 800 ग्राम ऐड कर देते हैं तो यानी ये हो गया। और टोटल कितने हैं, यानी एक और जुड़ गया तो यानी 40 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1632। अभी समझाऊंगा दोस्तों क्यों किया मैंने यहाँ पे। तो 1632 आया, और फिर इस वेट से इस वेट को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो 72 केजी इसका राइट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको ऐसे प्रश्न आए तो आपको पहले कुल वेट निकालना है, कुल भार निकालना है। तो औसत कैसे निकलता है, यानी कुल भार कैसे निकलता है, जितने भी औसत होगा उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, यानी 39 छात्रों की मल्टीप्लाई 40 केजी से कर दी, तो टोटल भार आपका निकल गया। तो टोटल भार आपका निकल गया 39 छात्रों का। अब उन्होंने एक और ऐड कर दिया, पहले हमने 39 के हिसाब से निकाला था और टोटल औसत वेट था 40 केजी, है ना, तो इसका हमने वेट निकाला। फिर बोला कि एक टीचर और बढ़ गया, तो यानी अब जो औसत आएगा वो किस पे आएगा, 40 पे आएगा, यानी 39 पे एक ऐड हो गया है, प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसमें, अब औसत वेट में कितना वेट वृद्धि हुई, यानी 40 में 0.8 ग्राम की वृद्धि हुई, तो यानी 40.8 मल्टीप्लाई। तो इस हिसाब से भी कुछ वेट आया जैसे भी हमने माइनस किया था, और फिर इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो राइट होगा। वह ये उनके लिए दोस्तों जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 है कि काशीपुर में बाल सुंदरी की बात करें तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी चेती मेला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है अटल पेंशन योजना। दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार आता है, अटल पेंशन योजना, तो 40 इसका है, और 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां कि मार्च 2006 में 16 में अंतरराष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग, तो पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर है, उस समय का करंट अफेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मोहरे सिंधु घाटी और जो वहां पे है यानी मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया की जो ये है बेलनाकार मुद्राएं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। जाह्नवी नदी किसकी एक मुख्य नदी है, तो जाह्नवी की बात करेंगे, आप सभी जानते हैं भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाह्नवी यानी जाड़गंगा भी इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए, तो 2006 में किए, यानी 1906 में जो एफआरआई है उसकी स्थापना हुई थी, आप सभी जानते हैं, है ना। तो 1906 के 100 साल बाद यानी 2006 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वां क्वेश्चन है भारत में सेज जो सेज है यानी SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू किया था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी चाइना था। और पूछा जाएगा, वैसे दोस्तों सेज की बात करें बहुत पहले आ चुका था, लेकिन एक्ट कब आया, तो ये 2005 में आया था, तो एक्ट की बात करेंगे 2005 में आया था, ये भी ध्यान रखना। केदार मंडल में ललितादित्य, तो केदार मंडल यानी ललितादित्य की बात करें तो कश्मीर से संबंधित है, तो कश्मीर यानी राजतरंगिणी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, वह श्याम से 9 दिन छोटा है और इस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मंगलवार को होगा, तो श्याम अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मतलब बहुत से स्टूडेंट इसमें लगभग 80 से 90% इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब रमेश का बर्थडे देखिए दोस्तों, रमेश है यहाँ पे, जो रमेश का जो जन्म है वो 21 अक्टूबर के, कब है, 21 अक्टूबर को है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि वह श्याम से 9 दिन छोटा है, वह श्याम से 9 दिन छोटा है, तो बहुत से स्टूडेंट इसमें +9 कर देते हैं, लेकिन +9 नहीं करना, यानी जो श्याम है यानी जो रमेश है 21 अक्टूबर को जिसका जन्म हुआ वह श्याम से 9 दिन छोटा है, तो 9 दिन छोटा का है मतलब उसका जन्म 9 दिन बाद होगा, तो यानी यहाँ पे हमने -9 करना है। अगर जो +9 करेगा उसका आंसर गलत आ जाएगा, तो -9 करने से इसका आंसर सही आ जाएगा। तो -9 करोगे आप दोस्तों, कैसे करोगे, 11 में से -9 गए यानी कितना आएगा, 2 आएगा यानी 12, तो यानी 12 तारीख को, 12 डे यानी 12 तारीख को कौन सा दिन था, अभी हमें यह निकालना है। अब यहाँ पे हमें यह बताया गया कि गांधी जी का जन्मदिन मंगलवार था, तो गांधी जी यानी 2 अक्टूबर को, आप सभी जानते हैं, तो 2 अक्टूबर को मंगलवार था, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं जब 2 अक्टूबर को मंगलवार था। अगर हम इसमें +7 करते हैं, यानी 2 में अगर +7 करते हैं तो कितना हो गया, 9 आ गया, यानी 9 आ गया, तो 9 तारीख को भी मंगलवार होगा, यानी सेम डेट में सेम दिन होगा ना, तो यानी 9 तारीख को भी मंगलवार हो गया। अब 10, 11, 12, 13 यानी 4 दिन और हो रहे हैं, सॉरी 3 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 10, 11, 12, तो मंगलवार में 3 ऐड कर दो, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। दोस्तों एक बार आराम से सोचना इस क्वेश्चन को, एक बार या तो वीडियो आराम से देखना,
दोबारा रिपीट करके देखना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसने प्लस कर दिया वो गलत हो जाएगा, जिसने माइनस कर दिया वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, कुमार परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी 1916 है। तो दोस्तों आप सभी के लिए कहना चाहूंगा कि एग्जाम देने से पहले कुमाऊं परिषद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुमाऊं संबंधित के जितने भी अधिवेशन हुए, 6 अधिवेशन है, उन्हें क्रमशः याद करना, उनकी एग्जैक्ट डेट याद करना, किसने इसकी अध्यक्षता की थी वह भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न बनने की 100% संभावना रहती है यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 67 ये हो गया। 68 की बात करेंगे, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग, तो आप सभी जानते हैं 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में राजीव सिंह इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं और 5 ऐसे सदस्य होते हैं जो पूर्णकालिक होते हैं और टोटल 12 सदस्य होते हैं, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो यानी अगर बात करें जैसे 1+5 यानी 1+5 की बात करें, एक तो प्रधानमंत्री हो गया, इसके अलावा 5 ऐसे सदस्य होते हैं जो पूर्णकालिक होते हैं, जो परमानेंट टाइप के होते हैं, है ना, इस हिसाब से। तो यानी ये हो गया, यानी जितने भी इनका कार्यकाल होता है, और ये 15 वर्षीय नीति को लागू करते हैं। योजना आयोग 5 साल का था ना, 5 वर्षीय योजना, लेकिन जो नीति आयोग है 15 वर्षीय होता है। खैर क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन आया था? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो कब आया था ये? 1880 में आया था, है ना, सितंबर में आया था। एग्जैक्ट डेट भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गढ़वाल में अजयपाल का जो भवन था 1803 में गिराया गया था, बिल्कुल सही है, भूकंप से गिरा था, यह भी है। क्वेश्चन नंबर 71 है, 1857 की क्रांति के बारे में, दोस्तों जिनका भी ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है 1857 की क्रांति को जरूर पढ़ के जाएं। 1857 क्रांति के संबंध में किसने क्या कथन कहे थे, कौन कौन से नेता थे, और उन नेताओं का जो उन्मूलन किया था, विद्रोह को दमन किया था, वो किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था। 1857 क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण किताबें वह कौन कौन सी है, जरूर देख के जाना। 100% आपको यहां से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी आरसी मजूमदार। यह तथाकथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। दोस्तों जो आरसी मजूमदार थे, सबसे पहले मतलब जो भारत सरकार द्वारा उस टाइम के मतलब जो उस समय की भारत सरकार थी यहाँ पे 1960 के आसपास के, तो उन्होंने आरसी मजूमदार को इनके बारे में इस 1857 क्रांति के रचना के बारे में लिखने को बोला। यानी उस समय सरकारी जो लेखक है उसके रूप में नियुक्त किया था कि आप 1857 क्रांति के बारे में लिखो, और उन्होंने ये सब लिख दिया। ये ना तो स्वतंत्रता था, ना ये था, उल्टा पटांग लिख दिया। तो भारत सरकार ने इन्हें हटा दिया और फिर इसके बाद उन्होंने चेंज किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में गलत युग में चंद्रप्रभा इतवाल की बात करें, पर्वतारोह बिल्कुल सही थे, उन्मुक्त चंद क्रिकेट बिल्कुल सही है, एकता बिष्ट क्रिकेट चंद बिल्कुल सही है, बचेंद्र पाल बिल्कुल नहीं। ये क्या है? पर्वतारोही, आप सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, बहुत फेमस प्रश्न है। जल्लीकट्टू की बात करें तमिलनाडु, और जल्लीकट्टू पर बहुत सारी फिल्म भी बन रही है दोस्तों। साउथ इंडियन फिल्म देखने में तो मजा आता है, आप भी देखना कि जल्लीकट्टू पे बहुत सारी फिल्म बन रही है, बहुत अच्छे से समझा भी रखा है। सुप्रीम कोर्ट में यह जो मामला था काफी चर्चा में भी रहा था, है ना। तो जल्लीकट्टू पर जो पारंपरिक खेल है वो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां कि दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो बिल्कुल किसने दी थी? पृथ्वीपति शाह ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 75 है 0, 6, 24 और 60, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, यहां पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इसका जो राइट आंसर कैसा होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कैसे इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले यहां देखिए 0, 6, यानी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 2 का क्यूब के हिसाब से करते हैं, यानी 0, 6, 24 और 60। तो सबसे पहले क्यूब की बात करते हैं, जैसे 0 का तो 0 हो गया, यानी अगर हम यहाँ पे 2 का क्यूब करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 और -2 करते हैं, यानी 6 आ जाएगा। ऐसी बात करेंगे यहाँ पे 3 का क्यूब करते हैं, 3 का 3 3 9 3 27, यानी 27 आ गया, और -3 करते हैं तो -3 करने पे कितना आएगा? 27 में 3 गया यानी 24 आएगा। सेम इसी तरह होगा, यानी 4 पर 4 का क्यूब -4, तो इसी हिसाब से 5 का क्यूब -5 होगा। 5 पंजे 125, 5 पंजे 25 पंजे 125, और 125 -5 यानी 120। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में से सम्मिलित नहीं है? बधानगढ़, चांदपुरगढ़, देवलगढ़ और धूनीगढ़, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, इसरो ने पीएसएलवी C-18 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह सैटेलाइट किए? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपको मैं एडवाइस करूंगा कि जो पीएसएलवी के जो महत्वपूर्ण जो उपग्रह हैं ये भी याद रखें। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 31 उपग्रह। तो पीएसएलवी द्वारा आपको ध्यान रखना है, ये 31 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। कब किए गए थे? अगर आप यह भी ध्यान रख सकते हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ये मार्च फरवरी के आसपास में किए गए थे। देखिए दोस्तों जो 104 सैटेलाइट भी किए गए थे, तो पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी C-37, तो C-37 द्वारा 104 सैटेलाइट को भेजा गया था, और C-38 के द्वारा 31 सैटेलाइट को भेजा गया था। कब भेजा गया था? ये 2017 में भेजा गया था। ये वाले की बात करें तो फरवरी में भेजा गया था, और ये मार्च अप्रैल के आसपास भेजा गया था ना, 2017 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है
78 की बात करेंगे, शैलेश मटियानी का जन्म कहां हुआ था? आप सभी जानते हैं अल्मोड़ा में हुआ था, मोस्ट फेमस पर्सनालिटी है उत्तराखंड के संदर्भ में, तो आपको ध्यान रखना है अल्मोड़ा में इनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, आंग सान सू का राजनीतिक दल क्या है? तो दोस्तों नेशनल डेमोक्रेसी फॉर लीग, यानी ऑप्शन नंबर नेशनल डेमोक्रेसी फॉर लीग, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब आपको देखो, आप सभी तो सबसे पहले इन दोनों जो क्वेश्चन है यानी जो ऑप्शन है आप इसे एलिमिनेट करोगे, अब उसके बाद आपको इसका राइट आंसर फाइंड करना है कि इसका जो राइट आंसर है क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है, आपको ध्यान रखना है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। और वर्तमान में म्यांमार के संदर्भ में आपको यह ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो यहाँ के हेड है, यानी जो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे सेना शासन हो गया, और सेना शासन के जो प्रमुख है उनका नाम क्या है वह भी पूछा जा सकता है। उनका नाम है मिन अंग हेलेंग, यानी उच्चारण कुछ और हो सकता है दोस्तों, लेकिन स्पेलिंग ये है मिन अंग AUNG और हेलेंग HLANG, तो हेलेंग ये है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मुद्रा की बात करें तो क्या थे, है ना, यहाँ की, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। और नाई पाइताओ की बात करें, यहाँ की राजधानी है। 80 की बात करेंगे, सुंदर डूंगा की बात करेंगे, सुंदर यानी बागेश्वर, तो बागेश्वर में है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? तो आगरा शहर की बात करेंगे तो सिकंदर लोधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान सिंह भाकुनी जी की बात करें तो दीवान सिंह भाकुनी जी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, दीवान सिंह भाकुनी जी की बात करें तो ये वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? औषधि वैज्ञानिक, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ये हो गया। 83 है, SMPS, अच्छा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, यानी SMPS का फुल फॉर्म हो गया स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका, तो हाट कालिका कहां पे है? गंगोली हाट में है, यानी पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्हों का स्थान पे कौन था? 11, 9, 12, 12, 13, 10। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अभी आया था हाल ही में, जो 2021 में एग्जाम हुआ वहीं पे पूछा गया था, सेम प्रश्न था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर कैसे होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और -10 कर दी, 11 नंबर 99 और 99 -10 यानी 89। ऐसे ही 12 × 12 यानी 144, और 144 - 12 की बात करेंगे तो ये 144 - 10 की बात करेंगे तो 134 इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1960 या 26 फरवरी 1960। तो आपको ध्यान रखना है चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था दोस्तों, आप बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी दिन किस किस का हुआ था? पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, इन सभी का जो स्थापना हुई थी सेम दिन में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है जो चमोली जनपद की जो स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है वो कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 24 फरवरी 1960। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड के रूलर में नहीं होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेंटर इंडेड। तो एमएस वर्ड के जो रूलर में है वहां पे है सेंटर इंडेड नहीं होता, यह आपको ध्यान रखना है। 86वां क्वेश्चन है, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह चमोली में मनाया जाता है, बिल्कुल। मुखौटा के साथ नृत्य किया जाता है, सही है। ढोल का प्रयोग वर्जित है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में घोषित किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो बाकी आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को में भी शामिल किया गया था। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? तो स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी की बात करें तो आप सभी जानते हैं SN रॉय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा यानी काली नदी का उद्गम कहां है? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों ये अगर आयोग ने इसका जो आंसर माना था वो मिला माना था, लेकिन शारदा काली, अगर हम काली नदी की बात करते हैं तो काला पानी से इसका उद्गम होता है, तो खैर इसका राइट आंसर काला पानी होना चाहिए था। 91 क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शन की, तो कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती है, और स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें तो उसमें केवल कुल 104 कीज होती हैं स्टैंडर्ड की बात करें, है ना, ये भी ध्यान रखना है। और 2 टॉगल की होती है, आप सभी जानते हैं कौन कौन सी, एक टैब होती है और एक नंबर लॉक्स होती है। सह पदवी धारण करने वाला कौन सा था? बलभद्र शाह था, आप सभी जानते हैं बलभद्र शाह द्वारा सबसे पहले यानी वो था शाह की पदवी धारण की गई थी। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित शब्दों में अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पे सही विकल्प होगा? परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन और नियुक्ति। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले विज्ञापन आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? विज्ञापन आएगा। विज्ञापन आने के बाद आवेदन होंगे, यानी 5-6, यानी देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा? विज्ञापन आएगा, विज्ञापन के बाद आवेदन होगा, आवेदन के बाद साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार के बाद चयन होगा, चयन के बाद नियुक्ति होगी, और नियुक्ति के बाद परीक्षा होगी, यानी परीक्षा सबसे लास्ट में होगी। तो यानी सबसे पहले 5वां आएगा, ठीक है, फिर 6ठा आवेदन आएगा, फिर तीसरा चयन आएगा, फिर नियुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो सी राजगोपालचारी के नाम पर रखा गया, बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस आप सभी जानते हैं ग्लोगी जो जल विद्युत प्लांट है, यही इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में किस शासन में स्वर्ण काल, मतलब स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? तो कत्यूरी शासन काल को, तो कत्यूरी शासन काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, यह भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 भगत जवाहर मल
यानी जवाहरमल का नाम है। संताल विद्रोह, कूका विद्रोह, नागा विद्रोह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप सभी जानते हैं कूका विद्रोह। तो कूका विद्रोह क्या है, इसका राइट आंसर है, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां से अगर थोड़ा बहुत अगर आप थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहते हो, 1840 को इसका राइट आंसर मानता है, लेकिन जो ये विद्रोह हुआ था लगभग 1870 के आसपास हुआ था। यानी 1870 और 71 के आसपास ये बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, लेकिन क्या बोलते हैं 1840 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है। और भगत जवाहरलाल की बात करें यानी जवाहरलाल की बात करें तो इनको सियान बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियान बाबा। तो सियान बाबा किसे कहा जाता है? यह इन्हें भी कहा जाता है। बालक सिंह और राम सिंह इसके दो अन्य यानी और भी थे यानी जो नेता थे। बाकी बात करें जैसे रामोशी विद्रोह की बात करेंगे 1822 के आसपास हुआ था, यानी 1822 और 29 के बीच में हुआ था। और इसके जो वो थे यानी मुख्य थे सरदार थे वो कौन थे? चित्तर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 98 है 1926 में कृपा राम मिश्र ने कोरदार से किस पत्रिका का संपादन किया? तो गणदेश यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99वां कि आधा राज्य अंग्रेजों को कब्जे से जानने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहां की थी? टिहरी में की थी, यही सभी जानते हैं। कुमाऊं में चंद्र शासक का जन्मदाता कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी राजा सोमचंद। तो दोस्तों ये थे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्राम विकास अधिकारी के थे और आने वाले जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों धन्यवाद। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।